रात का अंधेरा है, बाहर ना मूसलाधार बारिश हो रही है और कोई इंसान एक बस या अपनी कार के अंदर बैठा है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि बाहर चाहे जितना भी खौफनाक माहौल हो, गाड़ी के अंदर इंसान खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो लोहे और कांच का डिब्बा एक अभेद्य किला हो। सही कहा, जो बाहरी दुनिया की हर मुसीबत को रोक सकता है। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में ना, हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं। एकदम सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें एक बेहद खौफनाक कहानी आखिरी यात्री शामिल है, और साथ ही ना बंद जगहों के डर मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिया और इंसानी मनोविज्ञान से जुड़े कुछ रिसर्च भी हैं। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि हमारा अपना दिमाग कैसे बंद दरवाजों को सुरक्षा के बजाय मौत का पिंजरा बना देता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन विषय है। अगर हम विकासवादी मनोविज्ञान मतलब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नजरिए से देखें, तो इंसान हमेशा से गुफाओं में रहने वाला जीव रहा है। हाँ, सही है। हम स्वाभाविक रूप से उन जगहों को सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं जिनकी सीमाएं तय होती हैं, जैसे कोई कमरा हो गया या फिर एक गाड़ी। जब बाहर तूफान हो ना, तो अंदर की वो छोटी सी जगह एक मनोवैज्ञानिक आवरण देती है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा पेंच है ना। क्या हो अगर वो मनोवैज्ञानिक आवरण अचानक से एक जाल में बदल जाए? बिल्कुल, यही तो डरावना है। आखिरी यात्री कहानी ना इसी खौफनाक विचार पर टिकी है। जो बात मुझे इसमें सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि कहानी डर को स्थापित करने में कोई वक्त बर्बाद नहीं करती। मतलब इसका जो शुरुआती सेटअप है वो बहुत ही सटीक है। हाँ, वो सुनसान हाईवे वाला सीन। एकदम, एक सुनसान हाईवे है, चारों तरफ घना जंगल, तेज बारिश और एक पुरानी बस। बस में कुल 6 यात्री हैं, एक बिजनेसमैन, एक कॉलेज कपल, एक बूढ़ी औरत, पीछे सोता हुआ एक आदमी और एक युवा पत्रकार जिसका नाम आरव है। और एक ड्राइवर भी तो है। हाँ, साथ में एक ड्राइवर, मतलब कुल 7 लोग। और कहानी हमें एक बहुत ही सटीक समय बताती है, रात के ठीक 2:13। मुझे ये सटीक समय बताने का तरीका ना थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्यों? मतलब क्या सिर्फ आधी रात कहना काफी नहीं था? 2:13 ही क्यों? असल में ना, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। मैं समझाती हूँ। अगर कहानी में सिर्फ ये कहा जाता कि आधी रात का वक्त था, तो वो एक आम किस्सा लगता। हमारा दिमाग गोलमोल बातों को बस एक कल्पना मान लेता है। अच्छा, तो ये रियलिज्म जोड़ने के लिए है। बिल्कुल। 2:13 का मतलब है कि कोई है जो वक्त पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है। ये श्रोताओं के अवचेतन मन में एक यथार्थवाद का भ्रम पैदा करता है। और ये एक टाइमर भी शुरू कर देता है। हाँ, एक टिक टिक शुरू हो जाती है दिमाग में। एकदम सही। और बस जहाँ खराब होती है ना, जहाँ फोन का नेटवर्क नहीं है, मीलों तक कोई सभ्यता नहीं है, ये बाहरी खतरे और अंदर के मनोवैज्ञानिक दबाव के बीच एक बेहतरीन मंच तैयार कर देता है। और ठीक 2:13 पर ही वो मंच एक खौफनाक रूप ले लेता है। बस अचानक जोर से झटके खाती है, उसका इंजन खड़खड़ाता है और हमेशा के लिए शांत हो जाता है। लाइट भी तो चली जाती है ना उस वक्त। हाँ, हेडलाइट्स बुझ जाती हैं और घूप अंधेरा छा जाता है। ड्राइवर बस इतना कहता है कि सब लोग बस के अंदर ही रहना। मुझे ये स्थिति ना एक खराब हो चुके प्रेशर कुकर जैसी लगती है। प्रेशर कुकर, ये तुलना थोड़ी नई है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? मेरा मतलब है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी प्रेशर कुकर की सीटी को अचानक जैम कर दिया गया हो। बाहर का सन्नाटा और घना अंधेरा एक तरह से आग का काम कर रहे हैं, जो नीचे से दबाव बढ़ा रहे हैं। हाँ, समझ रही हूँ। और अंदर जो मुसाफिरों का डर है वो उस भाप की तरह है जिससे निकलने की कोई जगह नहीं मिल रही। बस के दरवाजे बंद है, इंसान बाहर नहीं जा सकता और अंदर रहना धीरे धीरे घुटन भरा हो रहा है। आपकी प्रेशर कुकर वाली बात काफी सटीक बैठती है। न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखें ना, तो जब ऐसा होता है, दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क करता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना बंद करने लगता है। तो मतलब डर हावी हो जाता है। बिल्कुल। दिमाग का अलार्म सिस्टम एमिगडाला हावी हो जाता है। बिजली का जाना सिर्फ रोशनी का जाना नहीं है। इंसानी दिमाग के लिए ये कंट्रोल मतलब नियंत्रण का छिन जाना है। और जब इंसान के पास कंट्रोल नहीं होता तो वो स्थिति से भागने का अजीब तरीका खोजता है, जो मुझे इस कहानी के अगले हिस्से की ओर ले जाता है। आरव वाले हिस्से पे। हाँ, जब सब लोग डरे हुए हैं तब वो युवा पत्रकार आरव अपना मोबाइल निकालता है और वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके बड़बड़ाता है, आज तो बढ़िया स्टोरी मिलेगी। मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। उलझन कैसी? मतलब बस सुनसान जंगल में खराब हुई है, बाहर अंधेरा है। ये इंसान की आम जिज्ञासा है या खतरे को भांप ना पाने की सरासर बेवकूफ़ी? पहली नज़र में ये बेवकूफ़ी लग सकती है, लेकिन मनोविज्ञान इसे ना
कॉग्निटिव डिसोनेंस और डिटैचमेंट की तरह देखता है। अच्छा, यानी इंसान जानबूझकर सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है? सिर्फ मुंह नहीं मोड़ता, उसका दिमाग एक ढाल बना लेता है। आरव का दिमाग जानता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, लेकिन ये सच्चाई इतनी डरावनी है कि उसका नर्वस सिस्टम इसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। तो वो रिकॉर्डर क्यों निकालता है? क्योंकि उसका दिमाग उसे एक पत्रकार वाले मोड में डाल देता है। रिकॉर्डर ऑन करने का मतलब है कि आरव खुद को एक दर्शक मान रहा है। उसे लग रहा है कि ये सब उसके साथ नहीं हो रहा है, बल्कि वो सिर्फ इसे रिकॉर्ड कर रहा है। बाप रे, ये तो एक तरह का धोखा हुआ जो दिमाग खुद को दे रहा है। और इसी बीच कहानी में एक और अजीब चीज होती है। वो बूढ़ी औरत जो अब तक बिल्कुल शांत बैठी थी, वो अचानक अपनी जगह से खड़ी होती है। हाँ, वो 2:15 वाली बात। एकदम उसकी आवाज कांप रही होती है और वो कहती है कि 2:15 के बाद कोई भी बस से बाहर मत जाना। यहाँ कहानी अपना सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक वॉर करती है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में स्ट्रक्चरिंग ऑफ फियर यानी डर को आकार देना कहते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि डर की कोई समय सीमा तय कर दी गई है? बिल्कुल यही बात है। देखो, 2:13 पर बस खराब हुई थी और उस औरत ने 2:15 की डेडलाइन दे दी। जब डर अनजान होता है ना, तो वो बस एक बेचैनी होता है। हाँ, बस एक अजीब सी घबराहट। सही, लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि इस खास समय के बाद कुछ बुरा होगा, तो वो डर एक टाइम बॉम्ब में बदल जाता है। अब हर गुजरता हुआ सेकंड यातना बन जाता है। और लोगों के शरीर में कोर्टिसोल का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई खतरा आने वाला है, बस ये नहीं पता कि क्या। और वो इंसानी जब से ज्यादा जानलेवा साबित होता है। ड्राइवर टॉर्च लेकर बस से नीचे उतरता है, दरवाजा बंद करता है और गायब हो जाता है। 2 मिनट बीतते हैं, फिर 5, फिर 10 मिनट। और बाहर सिर्फ सन्नाटा और बारिश की आवाज है। इसके बाद जो आवाज आती है ना, वो शायद किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। वो खरोच वाली आवाजें। हाँ, ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत भारी और अजीब सी चीज बस की छत पर धीरे धीरे घसीटते हुए चल रही हो। और यहाँ ना कहानी विजुअल डर से हटकर पूरी तरह से ऑडिटरी डर मतलब श्रवण डर पर केंद्रित हो जाती है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें बताती है कि इंसान अंधेरे में आवाज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या वजह है कि हॉरर कहानियों में एक खरोच की आवाज सामने खड़े भूत से ज्यादा डराती है। इसका कारण ये है कि जब इंसान अपनी आंखों से किसी खतरे को देखता है, तो खतरे की एक सीमा तय हो जाती है। दिमाग उसे नाप लेता है कि वो कितना बड़ा है और उससे कैसे लड़ा जाए। अच्छा, तो जब दिखता नहीं है तो इमेजिनेशन दौड़ने लगती है। बिल्कुल, जब इंसान सिर्फ आवाज सुनता है और खतरा दिखाई नहीं देता, तो दिमाग सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करने लगता है। वो जो छत पर खरोचने की आवाजें आ रही है ना, जैसे लंबे नाखून लोहे को चीर रहे हों, वो हर मुसाफिर के दिमाग में एक बहुत भयानक दानव की छवि बना रही हैं। मतलब इंसान का अपना दिमाग ही सबसे क्रूड हॉरर डायरेक्टर बन जाता है। ये बात सच में परेशान करने वाली है। खैर, इसी बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर मुझे आपसे थोड़ी बहस करनी है। हाँ, बताइए क्या बात है। अक्सर डरावनी कहानियों में कोई किरदार कुछ ऐसा करता है जो सरासर मूर्खतापूर्ण लगता है। यहाँ वो बिजनेसमैन है, छत से खरोचने की आवाजें आ रही हैं, कॉलेज की लड़की रो रही है और वो बिजनेसमैन अचानक गुस्से में उठता है। हाँ, और चिल्लाता है कि ये सब बकवास है। एकदम, वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। बूढ़ी औरत चीखती है, लेकिन वो नहीं मानता। अगर बाहर कोई खतरा है तो मेरा या किसी भी समझदार इंसान का पहला रिएक्शन छुपना होगा, ना कि दरवाजा खोलकर खतरे को न्योता देना। हाँ, ये तो है। तो क्या ये इंसान के फाइट या फ्लाइट सिस्टम का उल्टा असर नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है और ज्यादातर लोग इसे बस किरदार की बेवकूफी मान लेते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये फाइट या फ्लाइट का उल्टा असर नहीं है। ये फाइट रिस्पॉन्स का एक बहुत बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ रूप कैसे? मतलब क्या वो उस भूत से लड़ना चाहता है? नहीं, वो भूत से नहीं लड़ रहा है। वो असल में अपनी खुद की बेबसी से लड़ रहा है। जब तनाव एक सीमा को पार कर जाता है ना, तो तर्क करने वाला दिमाग हार मान लेता है। तो वो सच को मान नहीं पा रहा था। बिल्कुल, बिजनेसमैन के दिमाग के लिए स्वीकार करना असंभव है कि बस के बाहर कोई सुपरनैचुरल खतरा है। ये उसके जीवन भर के विश्वासों को तोड़ देता है। इसलिए वो डिनायल की स्थिति में चला जाता है। यानी उसका गुस्सा असल में उसका छुपा हुआ डर है। सही कहा। वो दरवाजा खोलकर खुद को और बाकी लोगों को ये साबित करना चाहता है कि बाहर कुछ भी अजीब नहीं है। वो खतरे को झुठलाकर बस अपनी मानसिक शांति वापस पाना चाहता है। लेकिन उसकी यही कोशिश ना उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल देती है। वो दरवाजा खोलता है, बाहर सिर्फ तेज बारिश और घुप अंधेरा है। पहले कुछ पलों के लिए कुछ नहीं दिखता। वो सस्पेंस वाला मोमेंट। हाँ, एकदम। ये सस्पेंस का एक बेहतरीन स्लो बर्न है, जहां लगता है कि शायद बिजनेसमैन ही सही था।
बाहर कोई नहीं है और तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकती है। और वो एक पल की रोशनी पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। जी हाँ, बिजली की चमक में सब देखते हैं कि बस के बाहर एक औरत खड़ी है। सफेद फटी हुई साड़ी, नंगे पैर, गीले बाल, लेकिन सबसे खौफनाक है उसका चेहरा। वो सच में बहुत डरावना सीन है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं, कोई पुतली या सफेदी नहीं, और उसका मुंह इंसानों की तुलना में कई गुना बड़ा है, जो बहुत अजीब तरीके से खुला हुआ है। बिजनेसमैन का वो सारा डिनायल ना एक पल में टूट जाता है। वो तो होना ही था। वो कांपते हुए बस इतना पूछ पाता है कि आप ठीक हैं? और अगले ही सेकंड एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजती है और वो औरत उसे खींचकर अंधेरे में ले जाती है। अगर हम एक कहानी सुनाने के नजरिए से देखें तो ये दृश्य उस तनाव का सीधा विस्फोट है जिसे धीमी गति से बनाया गया था। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक है वो बिजनेसमैन का घुसीटा जाना नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ असली डर वो है जो उसके तुरंत बाद होता है। बस का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। 1 मिनट के लिए सोचें तो, दरवाजा बंद होना तो अच्छी बात होनी चाहिए ना। मतलब कम से कम वो चुड़ैला बाहर तो है। सतह पर देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन देखो, जो दरवाजा थोड़ी देर पहले तक सुरक्षा का प्रतीक था, अब उसका अर्थ बदल चुका है। जब बिजनेसमैन ने दरवाजा खोला तो बाहर का खौफ अंदर आ गया। हाँ, ये तो है। अब जब वो दरवाजा खुद ब खुद बंद होता है तो दिमाग ये समझ जाता है कि ये दरवाजा बाहरी खतरे को रोकने के लिए बंद नहीं हुआ है। ये दरवाजा अंदर के लोगों को कैद करने के लिए बंद हुआ है। वो बस अब आधिकारिक तौर पर एक पिंजरा बन चुकी है। बाप रे, इस बात ने तो रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और बस के अंदर भी यही माहौल है। जो लोग अब तक सिर्फ डरे हुए थे, वो अब पूरी तरह खौफ के सदमे में हैं। आरव का क्या हाल था उस वक्त? वो पत्रकार जो स्टोरी ढूंढ रहा था, उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। उसका जो वो डिटैचमेंट का आवरण था ना, वो पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और दिमागी खौफ अभी आना बाकी है। वो रिकॉर्डर वाला हिस्सा? हाँ, आरव के हाथ में जो वॉइस रिकॉर्डर था, जो शुरू से चल रहा था, अचानक उस मशीन से एक यांत्रिक सी आवाज आती है। रिकॉर्डर कहता है कि बस में 6 नहीं 7 लोग हैं। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ कहानी सुपरनैचुरल हॉरर से सीधे मैथमेटिकल हॉरर में बदल जाती है। ये मैथमेटिकल हॉरर का कॉन्सेप्ट ना मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जब इंसान बहुत डरा हुआ होता है तो वो तर्क का सहारा लेता है। वो गिनना शुरू करता है ताकि वो खुद को समझा सके कि चीजें कंट्रोल में हैं। बिल्कुल, आरव भी तो यही करता है। हाँ, तो चलिए हम भी उसकी तरह गिनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गणित तो कोई धोखा नहीं देता ना। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में बस में 6 मुसाफिर और एक ड्राइवर था, यानी कुल 7 लोग। ड्राइवर टॉर्च लेकर बाहर गया और वापस नहीं आया, तो लोग बचे 6। हाँ, सही है। फिर उस खौफनाक औरत ने बिजनेसमैन को बाहर खींच लिया। तो अब बस में कितने लोग बचने चाहिए? 5 लोग। सीधा सा गणित है। लेकिन जब आरव कांपते हुए बस में बैठे लोगों की गिनती करता है तो वो देखता है कि बस में अभी भी 6 लोग बैठे हैं। और ये वो पल है जहां इंसान का तर्क करने वाला दिमाग पूरी तरह से क्रैश कर जाता है। बस में 5 लोग बचने चाहिए थे, लेकिन गिनती 6 आ रही है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि कोई एक इंसान नहीं है। हाँ, कोई एक शख्स जो शुरुआत से बस में उनके साथ बैठा था, वो इंसान था ही नहीं। वो दानव जंगल में या बस की छत पर नहीं था। वो शुरू से उनके बीच उसी बस में सफर कर रहा था। और ये खुलासा ना क्लॉस्ट्रोफोबिया को अपने सबसे चरम स्तर पर ले जाता है। इंसान जब किसी बंद जगह में किसी दूसरे इंसान के साथ होता है तो वो झुंड की मानसिकता के तहत सुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि हम सब एक तरफ हैं और खतरा बाहर है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये एहसास होता है कि खतरा बाहर नहीं बल्कि अंदर ही है, और वो भी किसी ऐसे के रूप में जिस पर इंसान भरोसा कर रहा था, तो वो सुरक्षित जगह तुरंत दुनिया की सबसे असुरक्षित और घुटन भरी जगह बन जाती है। अब इंसान किससे भागेगा? वो जगह इतनी छोटी है कि भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी मानसिक यातना है इस कहानी की। और जैसे ही बस की लाइट हल्की सी वापस आती है, कहानी अपने अंत पर पहुंचती है। आरव की नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ती है, वही औरत जिसने 2:15 की डेडलाइन दी थी, जिसे सब एक कमजोर और डरी हुई औरत मान रहे थे। हाँ, लेकिन अब वो डरी हुई नहीं है। वो धीरे धीरे और बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं रहीं। वो पूरी तरह से काली हो चुकी हैं, बिल्कुल बाहर वाली औरत की तरह। और फिर वो क्या बोलती है? उसकी आवाज बस के सन्नाटे को चीरती है। वो कहती है, अब मेरी बारी है।
ये आखिरी वाक्य ना एक और मनोवैज्ञानिक परत खोलता है। ये साबित करता है कि बाहर जो कुछ भी हुआ, वो छत पर खरोचने की आवाजें, बिजनेसमैन का घसीटा जाना, वो सब सिर्फ शिकार का ध्यान भटकाने की चाल थी। मतलब वो उन्हें थका रही थी? बिल्कुल। बूढ़ी औरत का चेतावनी देना कोई मदद नहीं थी, बल्कि ये शिकार को मानसिक रूप से कमजोर करने का एक तरीका था। असली शिकार तो हमेशा से बस के अंदर ही होना था। बाप रे! ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे आखिरी यात्री इतने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके इतना बड़ा खौफ पैदा करती है। हाँ, सिर्फ कुछ किरदार और एक बस। और ये कहानी हमारे उन बुनियादी विश्वासों को चुनौती देती है जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इंसान मानता है कि भीड़ में वो सुरक्षित है। वो मानता है कि अगर दरवाजा बंद है तो बुराई बाहर ही रहेगी। लेकिन ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी दरवाजे बुराई को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को बुराई के साथ अंदर बंद करने के लिए होते हैं। एकदम सही कहा आपने। मैं एक और पहलू की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी। पूरे घटनाक्रम में उस बस में बैठे इंसानों में से किसी का भी दिमाग इस बात को नहीं पकड़ पाया कि उनके बीच कोई इंसान नहीं है। हाँ, इंसानी आंखें धोखा खा गईं। तनाव, डर और अंधेरे ने उनके दिमाग की प्रोसेसिंग को इतना धीमा कर दिया कि वे एक साधारण सी गिनती भूल गए। लेकिन उस मशीन ने, उस निर्जीव वॉइस रिकॉर्डर ने सच्चाई पकड़ ली। ये एक बहुत ही अजीब बात है। आरफ को उस खतरे का एहसास अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी मशीन से हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मशीनों में कोई एमिगडाला नहीं होता, उनका कोई फाइट या फ्लाइट सिस्टम नहीं होता। उन्हें पैनिक नहीं होता। बिल्कुल, वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष होती हैं और बस वही रिकॉर्ड करती हैं जो असल में होता है, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। ये अपने आप में एक बहुत ही परेशान कर देने वाला विचार है। क्या कभी-कभी मशीनें और हमारी तकनीक इंसानी आंखों और दिमाग से ज्यादा सच्चाई देख या सुन सकती हैं? ये संभव है। शायद दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हों जिन्हें इंसानी इंद्रियां महसूस नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कोई ना कोई तकनीक उन्हें लगातार दर्ज कर रही है। इंसान का दिमाग शायद सिर्फ वही देखता है जिसे देखने के लिए वो तैयार होता है। एकदम सही बात है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो दिमाग में अटक कर रह जाता है। और इसी गहरे विचार के साथ हम द डीप डाइव के आज के इस सफर को यही विराम देते हैं। आज की चर्चा ने वाकई ये साबित कर दिया है कि सुरक्षा का एहसास कभी-कभी सिर्फ एक भ्रम होता है। बिल्कुल। शायद ये एक ऐसा विचार है जो हर मुसाफिर के जहन में आना चाहिए। जब भी कोई इंसान किसी सुनसान जगह पर सफर कर रहा हो, बाहर तेज बारिश हो रही हो, गाड़ी के दरवाजे अंदर से लॉक हों और सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित लग रहा हो, तो क्या करना चाहिए? तो अपनी तसल्ली के लिए ही सही इंसान को एक बार गिन लेना चाहिए कि उसके आसपास असल में कितने लोग बैठे हैं। क्या पता वो सुरक्षित किला कब एक पिंजरे में बदल जाए। सुनसान रास्तों पर सफर जरूर चलते रहने चाहिए, लेकिन हमेशा आंखें और कान खुले रहने चाहिए।